जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली रईस शेख जी हैं, जिन्होंने ईद कुर्बा को लेकर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। उसमें ये बताया गया था कि जिस तरीके से 3 से लेकर 8 तारीख तक 8 जून तक मंडी बंद करने का हुक्म गौ सेवा आयोग ने निकाला था, उस पर आपने इस कानून को जो है गैर कानूनी करार दिया। फिर उसके बाद ये कानून जो है ये जो ऑर्डर है वापस लिया सीएम ने। तो क्या पूरा मामला रहा और किस तरीके से जो है ईद कुर्बा के मामले में वजीर आला ने यकीन दहानी करवाई कि इस मर्तबा जो है ईद कुर्बा पुरअमन तरीके से होगी। देखिए, जो गौ सेवा आयोग ने परिपत्रक निकाला था, जो सर्कुलर निकाला था, पहले तो उनको अधिकार नहीं है। जी। उनको एसीएस को लिखना चाहिए। एसीएस फिर मंत्री या मुख्यमंत्री की परमिशन लेते। हमने मीटिंग से 3 दिन पहले ही सम्माननीय अजीत पवार साहब को हमने लिखा था और मैंने बात भी की थी। जी। तो जैसी मीटिंग शुरू हुई, तो जब हमने ये मुद्दा उठाया तो वैसे सेक्रेटरी ने कहा नहीं, हम तो विड्रॉ कर रहे हैं। तो सीएम ने कहा कि विड्रॉ हो रहा है तो इस इशू को आप जी। मत बढ़ाइए। पहली बात तो वो इलीगल था। जी। लेकिन अभी इस राज्य में, देश में जो करे सो कानून जी। वाली सत्ता है, तो ये तकलीफ तो है। जी। लेकिन आज मार्केट्स खुले हैं, जी। ऐसी कोई शिकायत हम तक आई नहीं कि मार्केट्स बंद किए गए। जी। लेकिन हम सुबह से फॉलो अप कर रहे हैं। अभी मैं आपके इंटरव्यू के बाद सेक्रेटरी साहब से फिर बात करने वाला हूँ जी। कि उसको राइटिंग में दो। डेफिनेटली वो ऑर्डर निकला होगा, जी। लेकिन हम तक अभी नहीं पहुंचा क्योंकि आज मैं बहुत बिजी था किसी मीटिंग्स में। जी। लेकिन अभी मैं चेक करता हूँ, डेफिनेटली वो गलत था। और ये अपने अधिकारियों से आगे जाके लोग काम कर रहे हैं क्योंकि अभी सरकार उनकी पॉजिटिव पे आ आयोग रही को जो है वो ऑर्डर्स देने के पावर्स नहीं होते जहां तक हमने यानी अब तक है। देखा है। आयोग को सेक्रेटरी को लिखना चाहिए था। सेक्रेटरी रिकमेंडेशन कर सकते हैं वो। रिकमेंडेशन करना चाहिए था। जी। उन्होंने सीधा एपीएमसी को लिखा, जी। जो अपने आप में मेरे ख्याल से गलत है। जी। पर अब उसमें ना चाहते हुए ईद अच्छे तो से। आप इस तरह के ऑर्डर्स को लेकर कैसे देखते हैं, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे बेजा ऑर्डर्स निकाले जाते हैं मुसलमानों के त्यौहार के दौरान, तो आप इसको कैसा नहीं, देखते आप हैं? लव जिहाद पे निकला हुआ लोधा जी का जीआर हो, जी। या अभी इस तरह से आयोग ने लिखा, आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में जितने आयोग है, जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज है, उसमें प्रो आरएसएस लोग आ गए। जी। और उनका एक एजेंडा है, हम सब जानते हैं। जी। उस एजेंडा के तहत वो काम करते हैं। अब ये है कि हमको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हर महाज पे लड़नी पड़ेगी, और इन चीज़ों को बंद करवाना पड़ेगा। देखिए, सरकार किस ज़हनियत की वो आपको भी मालूम है, हमको भी पता है। जी। बस ये है कि अब लड़ना है इन चीज़ों से। जितनी ताकत पब्लिक ने दी है उसका इस्तेमाल करके इनको ख़त्म करना है। आज देखिए, 1 साल हो गया, लव जिहाद का इशू बंद ही हो गया जी बिल्कुल। क्योंकि हमने कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ी। उस हर फोरम पे हमने प्रिविलेज मोशन लिया असेंबली में, तो बहुत सी चीज़ें की। आज लव जिहाद का मुद्दा उन लोगों ने लगभग छोड़ दिया है। निकालते जी। रहते हैं, लेकिन हमारे को लड़ते रहना है। सोसाइटियों में जो कुर्बानी होती है उसको लेकर एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किरीट सोमैया है, नितेश राणे है, वो कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस तरह के जो है माहौल ख़राब करने की जो कोशिश हो रही है मुंबई शहर और महाराष्ट्र में इंटायर, तो उस पर आप क्या कहेंगे और किस तरीके से जो हिकमत अमली तैयार की जाएगी कि माहौल जो है वो पुरअमन रहे? देखिए, जब 2016-17 में ये इशू आना शुरू हुए, तभी मैं बीएमसी में नगर सेवक था, तो हमने सिंपल गाइडलाइन तभी बना दी थी। जी। अब सिंपल गाइडलाइन क्या थी कि आप अपने सोसाइटी का, अपनी बिल्डिंग का, अपनी दुकान का, जिसकी जो मालिक है जी। उसका एनओसी लेके आइए, और बकरे का एग्जिट पास देवनार जी। का, और आपको एनओसी दे जाएगी। आज मैं ई वार्ड का सुबह रिव्यू लेके आया। एक अफजल सोसाइटी जिसमें 2 मुसलमानों के बीच में लड़ाई है, जी। उसके सिवा ई वार्ड में तो कोई कंप्लेन नहीं है। कल सीएम साहब की मीटिंग में हम सब एमएलए थे, जी। कल लगभग 5 मुस्लिम एमएलए थे। जी। कितनी सोसाइटी की हमारी शिकायत हुई घाट के ऊपर की, एक मैत्री। जी। तो हम सबको भी कितनी अहमियत देना चाहिए, किन इश्यूज़ को देना चाहिए, वो भी सोचना चाहिए कि अगर इतने बड़े शहर में जहाँ लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा कुर्बानियाँ होने वाली है, 2 से 3 इश्यूज़ को हम लोग क्यों इतना उठाते हैं। अफजल सोसाइटी के इशू को हमने हैंडल किया। जी। मैत्री सोसाइटी के लिए अभी मैंने बात किया, हम्म। तो हमारे डीएमसी साहब कह रहे थे इसमें एक बड़ी जगह बना के दे देता हूँ जी। जहाँ आप लोग जुबा कर सकते हैं। जी। फिर भी हम सोसाइटी के अंदर इंसिस्ट कर रहे हैं। जी। ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतने बड़े शहर में अगर एक दो जगहों पे अगर तनाज़ा है और वो आप सॉल्व कर सकते हो, जी। तो हम क्यों इतना नहीं, ज़्यादा उसमें जिस बात करें। तरीके से सोसाइटीज़ में जो है बहुत, कितनी सोसाइटीज़ हैं जैसे कि दामोदर सोसाइटी घाट के ऊपर की आपने बात की, तो दामोदर सोसाइटीज़ में जो है सर। सिर्फ दो दो लेडीज़ की जो है सर, मुखालिफत है। लेकिन वो भी सॉल्व हो रहा है ना। जी। वो भी अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो आप बताइए ना। जी।
तो आप बताइए पूरे शहर में दामोदर सोसाइटी, मैत्री सोसाइटी और अफजल सोसाइटी जी और नथानी 4, जी। उसके लिए हम लोग घंटों की बात करते हैं। नहीं तो हाई कोर्ट्स ने ऑर्डर्स दिया था ना कुर्बानी का, तो हाई सर कोर्ट्स के ऑर्डर्स के खिलाफ वर्जी की कौन से हाई कोर्ट का ऑर्डर है सर? हाई कोर्ट ने उन्हें पिछले साल जो है वो ऑर्डर सर दिया था। दे रहे ना इस साल भी परमिशन, अभी तक डिनाई हुई क्या? लेकिन जो माहौल खराब किया जा रहा है, दो कहाँ दो दो क्यों लेडीज आती है, हम क्यों कहती है उसमें कि हम और उस आग में क्यों तेल डाल रहे हैं? जी हम इस तरह से डिबेट करके बातें करके उसमें क्यों कर रहे हैं? तब चारों चीजें हैंडल हो रही है। आपको खुद पता है कि ये और बढ़ेगा आपके बोलने से। जी जहाँ नहीं है वहाँ शुरू करेंगे, इससे जी अच्छा हम सब हैंडल कर रहे हैं ना। मैंने आज अफजल सोसाइटी के लिए सुबह जाके मीटिंग ली, सोल्यूशन निकाला। वहाँ तो मुस्लिम कंप्लेनेंट है, जी मुस्लिम कंप्लेनेंट है। दामोदर, मैत्री, नाथानी, 3-4 सोसाइटी की सिर्फ प्रॉब्लम किधर है? लेकिन हमको भी अपने तरीके बदलना चाहिए जावेद साहब कि भाई अगर चीज़ें हैंडल हो रही है, यानी एक कानूनी तरीके से हैंडल करने की बिल्कुल बात कर आप रहे हैं आप, बताइए ना, शोर मचाना नहीं चाहिए। 1.5 लाख कुर्बानियाँ, जी 15,000 कुर्बानी बड़े की देवनार में होने वाली जी है। बस की जी इतना बड़ा अच्छा काम हो रहा है, जी बरसों से हो रहा है, ये आज नहीं बनी है। जी इसके लिए बरसों से लोगों ने काम किया है और सुविधा बढ़ाने की बात की है। अभी आप बताइए गाड़ी पकड़ने के इंसिडेंट कितने हैं? आप बताइए कितने आप तक आए? नहीं के बराबर है, क्योंकि नहीं, जिस कितने तरीके हैं? दो मैं आपको बताऊं, मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ। जी मैंने कुरैशी जमात के लोगों को यहाँ पर 1 घंटा बिठाया कि मुझे जी सारी डिटेल दीजिए, मैं बात करता हूँ। जी एक कोल्हापुर का इंसिडेंट और एक मॉर्निंग में वो एक नहीं के इंसिडेंट। बराबर है, क्योंकि 2 या 3 तो हमको, इंसिडेंट आए हुए हैं। मेरा ये कहना है कि हमको पॉजिटिव सोचना है, काम कराना है लोगों का। लोगों को इतना बड़ा समाज है, जी उनको संभालना है, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना है। क्या कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार के दौरान ये इश्यूज नहीं आते थे? आते थे, इसमें भी आते मैं हैं। ये नहीं कह रहा, गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा, जी लेकिन हमारी एनर्जी कहाँ लगाना चाहिए? जी साफ सफाई में आज ई वार्ड में प्लास्टिक की थैलियाँ बीएमसी बांटेगी। जी आज हमने 50 मेट्रिक टन का एडिशनल अरेंजमेंट किया। हमने जी 1.1 के बड़े बड़े कचरे के डब्बे लगाए। जी उसके बाद सोसाइटियों को 2.4 के छोटे डब्बे दे रहे हैं। जी 80 पॉइंट से जहाँ से हम कलेक्ट करेंगे, जी और 24 घंटा लेबर लिया, ट्रांसफर स्टेशन में अरेंजमेंट किया, जी पानी की सुविधा की, सब हो रहा है अच्छे से। मेरा ये कहना है कि नहीं, कुछ नफरती जो लोग हैं, जो नफरती एजेंडा चलाते हैं, तो उस उनको, पर लगाम लगाने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं आप? वो कोशिश करके सरकार से भी बात कर रहे हैं, कोर्ट में हम तो है ना अगेंस्ट लोधा जी की। जी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तरफ से भी कुछ लोग हैं ना, उनको उनसे बढ़ावा दे रहे हैं। उनसे मिले हुए हैं जी और उनको बढ़ावा देते हैं, जी ताकि जुगलबंदी चले जी। और ये जुगलबंदी के ऊपर दोनों की सियासत चले। अच्छा, अभी हम जो है लाउड स्पीकर पर आते हैं। जो लाउड स्पीकर का मसला है, उसमें गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है ऑलरेडी, लेकिन उसके बावजूद जो है किरीट सोमैया हर मस्जिद के इलाके में जाते हैं, वहाँ दबाव डालते हैं। ज़्यादातर घाट के ऊपर विक्रोली और मुलुंड, जहाँ से उन्होंने इलेक्शन हारा है, वहाँ जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, और वहाँ पर जो है इस तरह के माहौल क्रिएट कर रहे हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि जो सर्कुलर निकाला ये गया है बिल्कुल सरकार नया? इसमें गलत है, जी और सरकार कोशिश कर रही है कैसे भी तनाज़ा बढ़े, जी मुसलमान रास्ते पे आए। ये सरकार का एजेंडा है जी और बिल्कुल गलत है। कल भी मैंने, आज सुबह भी नागपड़ा में मीटिंग ली। जी जो 1998 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, जी उसके भी ऑर्डर को मैंने पढ़ा। जी 2009 के जो रूल्स बने वो जी। भी पढ़ा, और 2000 मेरे ख्याल से 4 वगैरह में या 5 में एक 5 में और, एक नॉइज़ पोल्यूशन का नॉइज ऑर्डर आया पोल्यूशन था। का जी, ऑर्डर है। जी, तीनों में कोर्ट कभी किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रही है, बिल्कुल। कोर्ट नॉइस को कर रहा है। अभी आप और मैं बाहर जाके देखते हैं तो 85 डेसिबल का शोर है। जी, बिल्कुल। हिंदुस्तान में सड़कों पे शोर बहुत है, जी, लेकिन फिर भी हमको 55 डेसिबल दिन में और 45 रात में इम्प्लीमेंट करने कहा जा रहा है, जी, टारगेट किया जा रहा है सिर्फ मस्जिदों को। जी, आईपीएल की मैच हो जाती है, जी, हाँ, बड़े बड़े पॉलिटिकल मीटिंग हो जाती है, जी, कहीं पे कानून की सख्ती नहीं की जाती, लेकिन जी, हमारे ऊपर की जा रही है। ये एजेंडा बीजेपी का है, जी। और इसको चलाने के लिए कुछ लोगों को छोड़ा गया है। यानी आप ये और कहना चाहते हैं कि उसमें मुसलमानों से भी कुछ जो है काली भेड़ें हैं, है, जो उनकी मदद करती हैं। यस, जी, और उनको अब कहा जा रहा है कि तुम भी उठाओ, जी, तो उनको सड़कों पे लाओ। जी। इसमें बिल्कुल सरकार गलत है। इसमें कल रात में हमारी तो ये मीटिंग, ऐसा तो नहीं कि हमारी कर जो मीटिंग बड़ी मस्जिद में हुई, जी, हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो ओरिजिनल 1988 का ऑर्डर है जी, उसको चैलेंज, उसको रिव्यू के लिए कहा जाए। जी, कि काफ़ी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, जी, 2 एनजीओज काम कर रही हैं कि जो जगह जगह पे डेसिबल ले रही है, वो एक है। दूसरा, जहाँ पे सख्ती कर रही है पुलिस कि जी। भाई आप हम बॉक्स लोग, टाइप माइक, हाँ, नहीं, बॉक्स टाइप उसके स्पीकर लिए का। भी मैं वो बॉक्स टाइप
जो है उसके लिए सिटी की पुलिस स्टेशन जो है वो इंसिस्ट कर रहे हैं, सब अब के वो इंसिस्ट नहीं कर रहे। नहीं, दोनों सबब की के भी कुछ पुलिस स्टेशन है, जैसे घाट के ऊपर वगैरह में बॉक्स टाइप्स के नहीं, शिकायत देखिए मुझे भी ये मिली है। अभी मैं आपको बताऊं कि दोनों जो ऑर्डर की कॉपी ना जी मेरे पास है जी कि सिटी में क्या हो रहा है। ये मेरा जो खत है उसमें जी मैंने अभी कहा है देवेन भारती जी से, जी देखिए ये जो है, अगर जी इसको जी अगर ये देखिए ये सिटी का है, जी सिटी में बॉक्स टाइप 6 और 7 में लिखा है जी बिल्कुल। कि 16 सोलह इंच बाय 10 16 बाय 10 इंच। इंच का लेकिन एक सबब का ऑर्डर है जो मुझे सही लग रहा है, मालोनी वाला है वो शायद। हाँ, तो उसमें डेसिबल लिखा हुआ, सा साइज नहीं लिखी हुई। साइज तो लिखा अभी गया। मैं सीपी साहब से मैंने बात किया जी और मैं चाह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म गाइडलाइंस बन जाए, जी यूनिफॉर्म गाइडलाइंस बन जाए। अब इसमें अवेयरनेस ये करना है कि जहाँ भी आपको कहा जाता है कि हम निकाल देंगे, जी तो आप पुलिस से कहिए कि आप आइए पंचनामा करके दीजिएगा, आप निकाल रहे हैं। जी। अगर वो पंचनामा होता है जहाँ जहाँ ये कहा जा रहा है कि पंचनामा दीजिए, पुलिस भाग जाएगी। हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कुर्ला की मस्जिदों के खिलाफ, नूरानी मस्जिद है, बिलाली मस्जिद है, ये तमाम मस्जिदों के खिलाफ ऑर्डर आया। आने के बाद जो है ये मुसलमानों को उसमें पार्टी भी बनाया गया, वो सर्व किया गया उनको कि आप जो है यहाँ पर पैरवी कीजिए। मुसलमान जो है वो जाते नहीं हैं कोर्ट में। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि आपने जो है अपनी पैरवी ठीक से नहीं की, इसलिए ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट हो गया है? पहली बात तो मुझे समझ में ये आ रहा है कि कोर्ट में आप जाएं तो पूरी तैयारी से जाएं, जी। वरना मत जाए, क्योंकि बुरखे के केस में भी जो चेंबूर में हुआ, बाद में सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ने स्टे दिया है उसे। लेकिन क्या हो गया, हाईकोर्ट में तो हम हार गए थे। जी जी इसका दूसरा पहलू, आप हार गए तो सख्ती से और इम्प्लीमेंट होगा। जी तो हमारा ये कहना था दो चीज़ें कि हम लोग प्रिंसिपल 98 के ऑर्डर को रिव्यू करें, जी है ना, और दूसरा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस पहले क्रिएट करें। जी। भैया आपकी मस्जिद में आए, आप पंचनामा लीजिए कि निकाला, क्योंकि रूल्स में कहीं नहीं लिखा है कि आपको पुलिस आके उतारेगी। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर है, आप हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं ना। देखिए कोई करता नहीं है, जी लोग माइक पे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं जी। और वक्त से पहले मीटिंग से निकल तो जाते हैं। मसला ये है कि इसीलिए हाँ। इसीलिए कल रात में ये तय हुआ कि पहले जिम्मेदारी हम्म। ऑफिशियली तय करो, 11 लोग की कमेटी बनाओ, पब्लिक को बताओ कि ये 11 लोग ने जिम्मेदारी ली है। जी तो ये चीज़ें हो रही है, लगातार मीटिंग्स हो रही है और इस पर हम कानूनी तौर से भी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी इमीडिएटली क्या चाहिए, कोर्ट में जाके मुझे लगता है 6 महीने तक तो ऑर्डर नहीं आने वाला। अभी ये नहीं, सब जुडिस मैटर तो होगा, तब दादागिरी तो नहीं कर सकता कोई लाउड स्पीकर उतारने की। वकील को अपना काम करने दीजिए जावेद साहब, आप साहब ही है, मैं पॉलिटिशियन हूँ। जी उसके लिए वकला हैं, जी जो उछाला साहब हो या मुबीन सोलकर हो या अमीन सोलकर हो, वो लोग कल रात से काम कर रहे हैं। जी। एक बात, दूसरी बात, ये सब कॉरपोरेशन को के इलेक्शन को नहीं, मद्देनजर, आपको नहीं लगता कि बहुत ताखिर से जो मुस्लिम लीडरशिप बेदार हुई, क्योंकि ये मसला तो जो रमजान से चल रहा है। देखिए बेदार इसलिए नहीं हुए मुस्लिम लीडरशिप क्योंकि लोगों को लगा नहीं था कि इतनी सख्ती होगी। अब ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन आया है, जी यहाँ दोनों तरफ से बैंड बजने वाले हैं। अब जी मैं खुल के कह रहा हूँ कि हमारे भी कुछ लोग हैं जी जो ये बैंड बजाना चाहते हैं, जी और वहाँ से तो है ही कि ये तनाज़ा दिखे, इसका फायदा जो है बीजेपी को पहुंचेगा। जी। बहरहाल हमारा काम है तो कोशिश मुसलमानों करना। को क्या करना चाहिए इन तमाम इश्यूज उसी पर? उसी चीज़ पे आ रहे हैं हम। जी पहली बात तो जो पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है जी वो ऑफिसर और गवर्नमेंट के साथ लड़े। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर कोई प्रोटेस्ट करना है तो जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने बत्ती गुल किया था, जी जिसमें आप सड़कों पे नहीं उतरे, मैसेज भी चला गया, वैसा करना चाहिए। तीसरी बात, जगह जगह पे मस्जिद कमेटीज बनना चाहिए। अगर पुलिस आती है तो उनसे पंचनामा मांगा जाए, लोकल कोई वकील हाजिर है, जितना एविडेंस क्रिएट किया जाए कि हमारे पे जुल्म हो रहा है उतना होना चाहिए। चौथी बात, जिम्मेदारों की कमेटी बनना चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए। अब आके खाली मीटिंग में माइक पे बोल के नहीं जा सकते। 11 लोग की मीटिंग कमेटी बने, जिस आदमी को जो काम दिया जाए वो जिम्मेदारी से करे, जी। इसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो ये सब मुद्दों पे कल बात हुई और उस पर कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि पूरी तैयारी करके जो कुछ करना है वो यहाँ से मैं कर रहा हूँ। भिवंडी में एक मीटिंग ली गई थी, बड़ा इजलास हुआ वक्फ तहफ़्फ़ुज़ को लेकर। वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत अभी क्यों पेश आई? क्योंकि इससे पहले भी तो वक्फ में बंदरबाट हुआ करती थी, एक्ट लाया गया, गवर्नमेंट ने बंदरबाट को देखकर एक्ट लाया। तो अभी मुस्लिम लीडरशिप क्यों बेदार हुई? क्या मुस्लिम लीडरशिप जो है इससे पहले जो है वो मुलव्वस थी बदउनवानी में, करप्शन इसके में? इसके दो पार्ट है। जी पहले हम बात कर रहे हैं कि अभी हम ज़्यादा अग्रेसिव क्यों जी हैं। अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं आता तो मुसलमान इतना अग्रेसिव नहीं होता। जी और ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, जी ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। जी अगर आप इसको उस नजरिए से देखेंगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन को इस तरह से हम परमिट करेंगे, जी आज सेक्शन आप 14 देखिए
15 देखिए, 19 देखिए। जी आप सेक्शन 19 में जाइए, खुला लिखा हुआ है कि भाई हमारे अधिकार क्या जी है ना। ऐसा नहीं है। तो वक्फ कानून का जो आप देख रहे हैं वायलेशन जो हो रहा है, जी वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। इसके लिए मुसलमान हो, हिंदू हो, सबको खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि ये जो किताब है, जी अब 19 को पढ़िए पूरा कि क्या है। जी तो पहली बात तो ये है कि अगर देश में ऐसे कानून बनते हैं कि जो इन वायलेशन और कॉन्ट्रडिक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मुस्लिम, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन सबको खड़ा तो रहना चाहिए। चीफ जस्टिस ने यही कहा है कि आप बताएं कि कहाँ तो वो काम वायलेट करेंगे हुआ ना, है। वो काम करेंगे ना, उसके लिए वकील है ना। जी ऐसा तो नहीं कि वो मैं और आप यहाँ तय जी करेंगे, चीफ जस्टिस तो हमको सुन जी नहीं रहे। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे सुन रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब को सुन रहे हैं, सिंघवी साहब को सुन रहे हैं, वो जी बहस वहाँ चलेगी। जी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन क्लियर है, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, लेकिन वक्फ एक्ट आया तो ही वायलेशन हुआ, इससे पहले जो आ रहा है, बंदरबाट मैंने हो रही थी मैंने कहा, वक्फ की मैंने क्या प्रॉपर्टीज। कहा, दो जी भाग है, दो जी हिस्से, जी जी हाँ। दो हिस्से। जी तो अगर आप कह रहे हैं कि अभी हम नहीं करें, हम्म बिल्कुल अग्रेसिवली करेंगे, हर तरह से करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क़यादत में ये लड़ाई हम लड़ेंगे। जी अब इससे पहले क्या हुआ, जी वो हजरात जो लोग कुर्सी पे बैठे थे, जी 10-10 साल जो लोग मिनिस्टर रहे या जी जिन्होंने जिम्मेदारियां ली, हाँ। उनकी फेलियर है। ये बात मैं मान रहा हूँ, कौन भी मान रही है। इंटीलिया की जमीन चले गई। वही तो मैं कह रहा हूँ जी कि भैया 186 केसेस ऐसे हैं हाँ कि जिसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने आपके वक्फ बोर्ड को दिया। जी अभी भी तो वक्फ बोर्ड के साहब तो एक मुसलमान है ना। जी हम कह रहे हैं कि हिंदू को नहीं आना चाहिए। भाई साहब क्या कर रहे हैं बैठ के। उनको मैंने एक खत लिखा है कि भैया जो 186 आपने जी हियरिंग ली है, जी अल्लाह के वास्ते वो वेबसाइट पे डालिए। जी अभी आपको बताऊं मैं जी कि ये एक ऑर्डर है वक्फ का, इधर ही है मेरे पास। हाँ, ठीक है, जी ये ऑर्डर पढ़िए। हाँ, आप देखिए हारून साहब सिद्दीक चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में इन्होंने किया। जी इन्होंने पूरी ट्रस्ट को वक्त से बाहर जाने दे दिया। ये ऑर्डर है 186 ब, ईयर। बहुत सी मुस्लिम ट्रस्ट ये जो है चाहती है कि हम वक्फ में ना रहे, क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों, ये बात क्यों हो रही अंजुमन इस्लाम से पूछिए। है? बहुत सारी नहीं, केसेस चल रहे हैं इसलिए उनके। इसलिए है हम्म कि वो सारे जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनको करप्ट जो इंसाफ मिलना चाहिए वक्त के मैकेनिज्म में नहीं मिल रहा। जी उनको करप्शन ज्यादा दिखता है यहाँ पे, जी है ना। और यहाँ पे हमेशा जिम्मेदारी मुसलमानों के हाथ में रही ना। हम्म तो आप जो मुझसे बुलवाना चाहते हैं ना, वो सब जानते हैं जी कि आज़ादी जब से वक्फ बोर्ड बना, जी तब से लेकर अब तक जो जिम्मेदारान बने, जिनके तो हाथ में, मुसलमान ही अपनी जगह का मुहाफिज नहीं है तो क्या करेंगे आप? तो आप तो आप गवर्नमेंट पे ब्लेम कर रहे हैं, नहीं तो आप गवर्नमेंट नहीं पे नहीं, इल्जाम तराशी उनकी कर रहे हैं। उनकी गैर जिम्मेदारी के लिए मैं गवर्नमेंट को छोड़ नहीं दे सकता। ठीक है, दोनों। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की नीयत बहुत अच्छी है? नहीं, नियत नियत तो तो आप ऐसा है कि देखिए, एक एक गुंडे को हटा के दूसरा गुंडा आ जाएगा तो नहीं क्या तो करेंगे आप? इसका मतलब ये है कि एक गुंडा था तो दूसरे गुंडे के पास में तो नहीं होने वाला। जी जो भी रिफॉर्म वक्फ में लाना चाहिए, जी वो अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी हमको लोगों, अभी भी आज हम वक्फ को समझा नहीं पाए। जी आपको बताऊं, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मदनपुरे में वक्फ की मीटिंग हुई, कुर्सियां खाली थी। जी गोंडी में वक्फ के ताल्लुक से मीटिंग हुई, कुर्सियां खाली थी। भिवंडी में, जी जहां मैं शुक्रगुजार हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, हमारे भिवंडी के कायदीन का, जी बहुत मेहनत की उन्होंने। जी मतलब जितने पोस्टर लगाने थे लगाए, जितनी अपील करनी थी की, जी छोटी छोटी मीटिंगें ली, सब लोग नहीं आए। तो इस पे यह है कि हम वक्फ को ठीक से समझा नहीं पाए। उसको समझाने की जरूरत है। आप आपने देखिए, आपने अब तक नहीं देखा कि कुछ मखसूस लोगों के पास और एनजीओ के पास और मुस्लिम तंजीमों के पास ही वक्फ की प्रॉपर्टी है? आप इस पर क्यों नहीं बात करते? भाई मैं आम आम मुसलमान को वक्फ की प्रॉपर्टी से फायदा क्यों नहीं पहुंचता है? मैं इस पे बात असेंबली में भी करता हूँ और आपके सामने भी कर जी रहा हूँ। वक्फ का फेलियर है क्योंकि वो फायदा मुसलमानों तक बिल्कुल। हाँ, नहीं पहुंचा। इसके लिए आप भी जिम्मेदार एज जर्नलिस्ट, मैं भी जिम्मेदार हूँ एज पॉलिटिशियन। आप ऐसे 10 मुस्लिम लड़कों को बता दीजिए जो वक्त की वजीफे पर जो है वो डॉक्टर या इंजीनियर बने हैं, ऐसे 10 महाराष्ट्र में बता दीजिए। भाई साहब, जी मैं जो चीज़ कबूल कर रहा हूँ कि ये फेलियर है, जी उसके लिए आपको मुझे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। जी अब आगे क्या करना है उस पर इम्पोर्टेंट हाँ, तो आगे क्या हिकमत है, वही अमली? मैं कह रहा जी हूँ। देखिए, एक अकेला एमएलए बहुत कुछ नहीं कर सकता। जी उसके लिए इंस्टीट्यूशन लगता है, इदारे लगते हैं। जी मैं आपके ज़रिए से मुसलमानों के नौजवानों को अपील करता हूँ जी कि जो गलतियाँ हम 50 साल के हो गए हमने की, आप मत करो। आप खुद मुख्तार होइए। बहुत सारे हमारे बच्चे सोशल वर्क कर रहे हैं, कई लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मैं आपके इस चैनल के ज़रिए नौजवानों को कह रहा हूँ, किसी नेता पे भरोसा मत करो। आप अपने इंस्टीट्यूशंस बनाओ, हम जहाँ तक मदद होगा करेंगे।
आज चाहिए कि 10-20 महाराष्ट्र के नौजवान मिलकर तहफ़्फ़ुज़ वक़्फ़ की कमेटी बनाएं, जी उसके अंदर एक्ट को पढ़े, उसके अंदर रिफॉर्म्स क्या चाहिए उसको डिसाइड करें, अपने एमपी एमएलए से भी मिले, आवाम में भी बेदारी लाए। कहीं ना कहीं तो जावेद साहब शुरू करना पड़ता है। रईस शेख जी, आपने एक लेटर लिखा था नीतीश राणे को, शिवाजी की जो ये है था कि शिवाजी की फौज में कोई मुसलमान नहीं है, उस ताल्लुक से आपने किताबों का हवाला दिया था, किताब तोहफे में भी दी थी, तो उसका क्या जवाब आया आपके पास कुछ? देखिए नीतीश जी जवाब देने में बिलीव नहीं करते ना, उनको फिर एक किताब में भेज रहा हूँ। जी देखिए हु वाज शिवाजी। जी हाँ, और शिवाजी कौन होते, मराठी चाहिए तो जी देखिए झूठ फैलाने की एक फैक्ट्री बनी है। जी हाँ, उसमें बहुत सारे सेल्समैन हैं, जी उसमें कुछ मुसलमान भी एनरोल्ड है। जी तुम ये बोलो मैं ये बोलूंगा, ये पूरी यानी नूरा कुश्ती चलते रहती ये है। पूरी फैक्ट्री है। जी अब मुझे लगता है कि मुस्लिम नौजवान हो या आम लोग हैं वो अब इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। जी आपका और मेरा इंटरव्यू भी नहीं देखने वाले लोग अगर हम यही बातें करेंगे। जी अगर हम प्रोग्रेसिव बात करेंगे, अगर हम सोल्यूशन की बात करेंगे जी तो लोग सुनेंगे। जी आज जितने नेता हैं उनकी खाली व्यूज देख लो कितने गिर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये नूरा कुश्ती लोग जान गए। जी निदेश रानी जी यानी को नफरती एजेंडे को आप बता रहे हैं कि बिल्कुल, पहचान लिया लोगों ने अभी मैंने अपने। उनको एक चिट्ठी लिखकर छोड़ दिया, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। जी बिल्कुल, हाँ, तो नहीं, इसी इसी सिलसिले मैंने में। उनको चिट्ठी दिया, उन्होंने वो इशू छोड़ दिया। जी क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर लॉजिकली उन पे अटैक होगा तो वो आंसर नहीं दे सकते। हम्म लेकिन तू मुझे कुछ बोल और मैं तुझे कुछ बोलूं, हम्म ये सियासत तो 30 साल से चल रही है। क्यों हमारे खत का आंसर वो नहीं देते? उनको रेशेक नहीं पसंद है, जी रेशेक उनके काम का ही नहीं है। जी वो खुद ही बोलते नहीं नहीं इससे नहीं बात करना है मेरे को, ये तो जवाब नहीं देगा, हम्म यानी मेरी सियासत नहीं चलेगी। जी तो मेरा ये कहना है कि नीतीश रानी जी अगर कुछ कहते हैं उसको लॉजिकली डील करो ना। जी अभी उन्होंने कहा था कि झटका मटन होना चाहिए, मैंने जी इंटरव्यू ये दिया कि होना चाहिए भाई। जी बिल्कुल। जिसको झटका चाहिए झटका, जिसको हलाल चाहिए हलाल। जी उनको लॉजिकली डील कीजिए आप, ये मेरा जी कहना है। तो आपको लगता है कि सियासत में जो है लॉजिकली डील नहीं की जाती है, नूरा कुश्ती चलती है, और कुछ लोग जो है इनको बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये आपका कहना है यानी? नहीं, ये मेरा नहीं कहना, ये दिख रहा है, जी ये दिख रहा है। तो यानी मिलकर एजेंडा चला रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने भाई के लिए। पब्लिक है, सब जानती है। जी, ये तो रईस शेख जो बता रहे थे कि किस तरीके से कुर्बानी के मुतालिक जो है वज़ीर आला ने अहकामात जारी किए ताकि महाराष्ट्र में और मुंबई में पुरअमन कुर्बानी हो सके। इसके साथ वक्फ एक्ट से मुतालिक भी रईस शेख ने कई अहम तफसीलात फराहम की हमें। जहाँ का इंसाफ की खास रिपोर्ट।